दोबारा अगर मेरा खून बहेगा, अब आप मेरी बात को याद रखना, तो इस सरकार की ताबूत में आखिरी कील जो है ना। चंदू बहुत जल्दी में है, उनको इंतजार करना चाहिए था मायावती जी की हरी झंडी का। जो मेरी स्पीड बड़ी अच्छी है तो मैं काहे को सब्र करूं। एक कुत्ता भी ऐसे में सो रहा है, एक जो है, एक के यहाँ जो है सूखी रोटी भी नहीं है। मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ जिनके समाज की स्थिति बहुत बुरी है और जिनको पिछले 75 साल में इंसान भी नहीं माना गया। आप मुरीद हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं, दलित मेरी आइडेंटिटी है जाति व्यवस्था के आधार पर, जबकि मैं इंसान हूँ। शिक्षक भर्ती, हाँ बिल्कुल सही जगह है आप। 69,000 शिक्षक भर्ती में वो भी धोएंगे पैर धोएंगे नहीं, पैर जो है, पैर उसको सर पे भी रखेंगे चुनाव आने पे। आपको लगता है नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है? हाँ, तो उजाला आएगा और ये घनघोर रात है, चारों तरफ अंधेरा है। आप देखना कि हम लोग ऐसी ज्योति जलाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये गांव है छुटमलपुर गांव, और इस गांव की ये खासियत है। ये खासियत मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक मंदिर है और इसके ठीक पीछे मस्जिद है। तो ये मंदिर, मस्जिद और ये शानदार मौसम, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गांव है। इसको बचाने के लिए कौन लोग आगे आ रहे हैं और इसको बचाने वाले लोगों पर खतरे क्या हैं, कैसे जूझ रहे हैं वो? क्या यह सवाल केवल राजनीति का है? क्या यह सवाल केवल समाज का है? क्या यह सवाल केवल उन लोगों का है जो लोग राजनीति से कोई लाभ लेना चाहते हैं, या फिर एक नागरिक के तौर पर हमारे और आपके सामने भी खड़ा है ये सवाल, जब इस तरीके से मंदिर, मस्जिद और इन मंदिर, मस्जिदों, मीनारों, गिरजाघरों को बचाने के लिए कुछ लोग लड़ने के लिए सामने आते हैं। एक बहुत खास मेहमान से आपको मिलवाने जा रहा हूं, क्योंकि ये उसी मेहमान का गांव है, ये उनका घर है। और ये शानदार, जब हम लोग तीसरी मंजिल की छत पर खड़े हैं, तो आपसे मिलवाता हूं मैं एक उभरती हुई राजनीति के उभरते हुए चेहरे चंद्रशेखर आजाद से। चंद्रशेखर, बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 इंडिया पर। और मेरा पहला सवाल है कि आप सुरक्षित हैं? सुरक्षित। डर लग रहा है? डर तो जिस दिन से मैं इस काम में आया था, डर नाम का तो कोई मैंने जगह अपने अंदर छोड़ी नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारी का काम है। और मैं तो पहले दिन से मैंने अपने घर में कहा, 11 जनवरी 2013 जिस दिन मेरे फादर एक्सपायर हुए और मैंने उनकी चिता को जो है अग्नि दी जी, उस दिन मैंने आके अपनी माँ से कहा था घर पे कि हम 3 भाई हैं, आप ये समझना कि आज के बाद आपके 2 बेटे हैं। मैंने अपना पूरा जीवन जो है महापुरुषों के आंदोलन का नाम समर्पित कर दिया है, क्योंकि मैंने अपने पिता से वादा किया था उनके अंत समय में कि मैं जीवन के आखिरी क्षण तक इस आंदोलन के लिए मैं लगा रहूंगा, इसको कामयाब करने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। चंद्रशेखर, आप पर गोली चली है, आपको अंदाजा था कि शायद 28 तारीख की बात है ये, आपको लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा आपके साथ, या बिल्कुल अचानक से हुआ और आप समझ नहीं पाए कि ये हो क्या गया है? देखिए, मुझे आशंका के तौर पे तो, क्योंकि अभी एक नोएडा में अथॉरिटी पे आंदोलन हुआ जी, आप गए थे उसमें? मैं गया था और हमने मांग रखी कि कुछ घंटे की मोहलत हमने दी थी वहां के शासन प्रशासन को कि वो अगर इतने घंटे में किसानों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम इसका तालाबंदी करेंगे अथॉरिटी का। अंत हमारी मांग मानी गई। उस दिन रात में जब मैं वापस आ रहा था, एक ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो ने 3 बार मेरी गाड़ी के बराबर में लाने का प्रयास किया, बहुत तेजी से खींच के। जब मैं DND क्रॉस कर गया, दिल्ली वाले एरिया में चला गया, तो वहाँ वो सब कैमरा वाला क्षेत्र है, तो वो गाड़ी पीछे विड्रॉ होगी। मुझे ऐसा लगा कि भाई ये कोई आदमी होगा हमारा जानकार और मिलने को देख लिया होगा, मिलने का प्रयास कर रहा होगा। जबकि मैं मास्क लगा के चलता हूँ, मेरी आदत है, मैं मेट्रो में जाता हूँ मास्क लगाता हूँ, मैं यहाँ से वंदे भारत में सफर करता हूँ मास्क लगाता हूँ, जब भी ट्रेन से सफर करूँ या मैं अपनी गाड़ी से सफर करता हूँ या कभी मार्केट भी किसी काम से चला जाता हूँ। इसकी वजह खतरा है या कोविड जैसी बीमारियों का डर है? नहीं, डर नहीं है कोविड वगैरह का। मैं बहुत सारे प्रिकॉशन बरतता हूँ, लेकिन क्योंकि लोग जानते हैं इस चेहरे को, और मेरा मानना है कि जब मैं, क्योंकि आज का जो माहौल है जी, एक होते हैं कि आपके समर्थक, एक होते हैं भक्त। तो समर्थकों के साथ बहस आप कर सकते हैं,
वो तथ्य पे उनके साथ बैठते हो। जो भक्त होते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि धर्म में भक्ति चल सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति नहीं व्यक्ति चल को सकती तानाशाही की तरफ ले जाती है। आज हम उसी दौर में हैं। तो कोई किसी बात से नाराज होके, कोई किसी बात से होकर के आपके साथ हिंसा कर दे या कोई इस तरह का रवैया कर दे जो बड़ा अपमानजनक हो, आप क्या कौन करोगे? हो सकता है वो चंद्रशेखर? कोई भी हो सकता है जो आपकी बात से सहमत ना हो, जो जिसके जमीन आपकी वजह से सरक रही हो, जिसको आपसे कोई तकलीफ हो, जिसको लगता हो अगर ये ना होता तो आज हमारे साथ ये ना होता। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। पहले होता क्या था ना, ये गांव देहात है, तो ताकतवर आदमी क्या करता था पहले, जिसके पास ताकत है, सत्ता की पावर है या जो बाहुबली है, गांव में किसी गरीब की बच्ची का हाथ पकड़ लिया, उसके कपड़े छीन लिए, दुपट्टा खींच लिया, बाल नोच लिए, या देर रात के अंधेरे में या इस तरह से खेतों में खींच लिया, कोई जघन्य जो है अपमानजनक शब्द भी नहीं कह सकता, इस तरह की कार्रवाई उन्होंने वो कर दी। किसी की बारात आई, उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने बारात रोक दी, दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया, उसकी पिटाई कर दी, बारात की पिटाई कर दी। किसी ने अच्छी मूछें रख ली तो उसको पीट दिया कि तेरी इतनी हैसियत कैसे हुई। किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए, उसको अपमानित कर दिया। किसी का बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है तो उसको बीच में रोक के टॉर्चर करने लगे। तो ये होता था। मटकी छूली तो आपको पिटाई कर दी, पानी का घड़ा छू लिया तो आपको पिटाई कर दी, आप मंदिर चले गए तो इस पर आपके साथ जो अपमानजनक रवैया कर दिया। पहले ये होता था और ये बातें गांव देहात में वहीं की वहीं थम जाती थी, कोई बातचीत नहीं होती थी। अब क्योंकि जब से भीम आर्मी सक्रिय हुई है, जब भी कोई संविधान के विरोध में जाके कोई कार्य करता है, किसी कमजोर को, महिला को, गरीब को, मजलूम को सताने का प्रयास करता है, धर्म के आधार पे, आर्थिक आधार पे, जाति के आधार पे, तो फिर भीम आर्मी के लोग उसको न्याय दिलाने के लिए आगे आते हैं। और ये जिनको ये लगता था कि ये उनके बाप की बपौती है, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है इन वर्गों का उत्पीड़न करना, महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं को शोषण करना, आज उन पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है और उनके अंदर एक मतलब गुस्सा पैदा हो गया है कि यार ये क्या हो गया। लेकिन आप जो ये अन्याय और शोषण ये सब बात कर रहे हैं, ये तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की सरकार है। सब कुछ राम राज है, अयोध्या में राम मंदिर बन जा रहा है, काशी मथुरा हो रहा है, आपको इतनी शिकायत क्यों है? आपको क्यों लगता है सब कुछ ठीक तो चल रहा है? और बैठते हैं आप बैठे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर, मैंने आपको बताया गोली लगी थी तो हमने इनसे दरख्वास्त की थी कि जब भी आप सहज लगे उस समय बैठ सकते हैं और जिस समय लगे उस समय आप खड़े हो सकते हैं। तो सवाल वही है कि रामराज है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हाँ, एक नया जुड़ा है, एक नया जुड़ा है। हाँ। चुनाव से पहले हो सकता है कुछ और जुड़ जाए, कुछ और जुड़े, लेकिन जनता की जो भावनाएं हैं उनसे खिलवाड़ होती रहेगी। देखो, आप कोई इशू ले लो, आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज तक जो बीजेपी ने कहा हो और वो किया, बीजेपी ने वही किया जो उनके एजेंडे को सूट करता है। 700 किसानों की जान गई, किसानों की आय दुगनी होनी थी, 13 महीने आंदोलन चला, लेकिन प्रधानमंत्री ने माफी कब मांगी, कानून कब वापस लिया? जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, उत्तराखंड का चुनाव आ गया, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। आपने कहा नोटबंदी से अपराध पे अंकुश लगेगा, आतंकवादियों पे अंकुश लगेगा, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, लेकिन अब आपने 2000 का नोट बंद कर दिया। लोगों ने पीड़ाए सही। आपने कहा अगर 50 दिन में आपकी जिंदगी ना बदले तो मुझे लात मार कर निकाल देना। लेकिन आपने कहा कि हम नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो सबका साथ सबके विकास में साथ सबका का मतलब है कि सब उनको वोट दो। अच्छा। और विकास का मतलब ये है कि जो बुनियादी सुविधाएं भी आपके पास है उनको भी हम लोग आपसे छीन लेंगे। अच्छा। गैस सिलेंडर 450 रुपए का होता था, बड़े त्राहिमाम होते, 1100 रुपए कोई बात नहीं हो रही। पेट्रोल 60-70 रुपए था, बड़े त्राहिमाम होते थे, आंदोलन होते, अब कुछ भी नहीं हो रहा है, 100 के करीब चला गया है। गरीब की जेब कट गई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नौजवान सड़कों पे सुसाइड कर रहा है, नौजवान जो है ना पढ़ लिख के सड़कों पे बेकार घूम रहा है। माँ बाप घर में परेशान है, जो पूंजी थी वो लगा दी उसकी पढ़ाई में, ठीक है, लोगों को पे इलाज के पैसे नहीं है। तो सबका साथ सबका विकास यही है कि सबका वोट लो और बीजेपी से जुड़े हुए जो पूंजीपति लोग हैं या उनकी पार्टी के लोग, उनका विकास करो, चाहे वो किसी महिला का शोषण कर दें, किसी खिलाड़ी का जो है अपमान कर दें,
किसी की बच्ची को रात को कचरे की तरह जला दें, उसका रेप कर दें, उसकी हत्याएं कर दें, किसी अधिकारी को चाहे कोई ताकतवर अधिकारी व्यक्ति नेता पीट दे, तो ये है बीजेपी के लोगों का विकास। लेकिन इनका तो जवाब ये है कि हमने कुछ भी किया, अगर ये वाकई जनता को बात बुरी लगी है तो हमें वोट क्यों करती है जनता? ये नोटबंदी करते हैं, यूपी जीत जाते हैं, कोविड में बदइंतजामी होती है फिर जीत जाते हैं, जीएसटी होती है फिर जीत जाते हैं, तो जनता तो वोट कर रही है ना, इसी वोट के लिए आप भी लड़ रहे हैं। नहीं, इसको भी समझना पड़ेगा जी। देखो, आपके बहुत सी तरह याद होगा 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, और जहां तक मेरे याद है 58-59% पोलिंग हुआ पूरे देश भर में, और 34 या 35% वोट लेके लगभग बीजेपी ने सरकार बनाई। यही आंकड़ा है। तो भारत के लोग लोकतंत्र को समझ कितना पाए हैं, वोट की वैल्यू को समझ कितना पाए हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, जिस बात को आप कह रहे हैं कि जिनके 34% जिनको वोट पड़ रहा है उनके खिलाफ 66% लोग हैं। अगर 58-59% पोलिंग हो रहा है तो 41% लोग तो वोट नहीं कर रहे हैं। जितने वोटिंग परसेंट वोट्स को लेके ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सरकार बना रहे हैं अपने अलायंस में, उससे ज्यादा परसेंट लोग तो वोट ही नहीं कर रहे हैं। अभी भारत में लोकतंत्र जो है ना, वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो थोड़े से ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां आंदोलन, जहां समझदार हो गए उनके लिए, वरना लोग इसको छुट्टी के त्यौहार की तरह मनाते हैं कि छुट्टी आई है, हम घूमने चलेंगे, कोई लाइन में लग के जाता नहीं। जब हम तय नहीं करेंगे, 41% 42% लोग तय नहीं करेंगे कि उनका विधायक कैसा हो, उनका एमपी कैसा हो, उनका प्राइम मिनिस्टर कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, तो फिर इसको लोकतंत्र कैसे माना जाए? ये धनतंत्र है। माननीय काशीराम साहब ने धनतंत्र को लोकतंत्र में बदला था, जनता को वोट की ताकत का एहसास कराया था, जनता ने वोट देके गरीबों के बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया था। बीजेपी उस समय जब सांप्रदायिकता की राजनीति को उन्होंने चोट दी और हिस्सेदारी की राजनीति आई, मंडल कमीशन का टाइम आया, इधर माननीय मुलायम सिंह यादव जी, इधर लालू यादव जी, इधर शरद यादव जी, इधर रामविलास पासवान पर आ रहा था मैं। हाँ, तब ये सब लोग जब आए तो परिणाम ये हुआ कि बीजेपी की जमानतें जब्त हुई, और बीजेपी को यूपी में कभी समाजवादी, कभी बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी के टिकट भी कोई नहीं लेता था। मेरे बहुत अच्छी तरह याद है, हमारे यहाँ बीजेपी के जो कैडर वर्कर थे वही लड़ते थे, उनको पता था कि जमानतें जब्त होगी। लेकिन फिर सांप्रदायिकता की राजनीति आई, 2013 में दंगा हुआ यहाँ मुजफ्फरनगर में, हमारे पड़ोस में। उस दंगे का इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि हिंदू मुस्लिम हो गया, और ये एक डर का माहौल जो है इनके आईटी सेल ने, इनके जो है आरएसएस के जो लोगों ने गांव-गांव जाके फैलाया कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। लोग डरे सहमे, लोग वो बेचारे इनकी बातों में आ गए। फिर बाकी काम मीडिया ने अदा कर दिया। अंत परिणाम ये कि पोलराइजेशन हुआ और बीजेपी ने सरकार बना ली। आपने मान्यवर काशीराम का जिक्र किया जी, और फिर आपने कहा कि कैसे गोलबंदी हुई और विपक्ष ने एक साथ मिलकर सबक सिखाया सांप्रदायिकता की राजनीति को। लेकिन 22% का वोट शेयर लगभग हुआ करता था, कई बार उससे ज्यादा। अब वो 10% के आसपास आ गया है। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में क्या हाल होगा बहुजन समाज पार्टी का और उसकी राजनीति का। आप इस समय दलित राजनीति के यूथ आइकॉन हैं। पिछड़े लोग आपको उम्मीद की नज़रों से देखते हैं। आप जामा मस्जिद जाते हैं, आप CNRC में जाते हैं, आप खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हैं, किसान आंदोलन में जाते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ गलती हुई बहुजन समाज पार्टी की वैचारिकी में, उनकी राजनीति में? क्या कोई भटकाव है या फिर लोगों को ज्यादा समझा दिया भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं, अब से 30 साल पहले मोटरसाइकिल आम नहीं थी, सब लोगों के पास नहीं होती, साइकिल मिल जाती। 4 पहिया गाड़ी आम नहीं थी, इजी अवेलेबल नहीं थी, टेलीफोन इजी अवेलेबल नहीं थे। बहुत पैसे वाले लोगों के साथ किसी अधिकारी कर्मचारी के यहाँ फोन होता था, उसी फोन पे लोग बातचीत कर लेते। फिर अब समय बदला है, अब हर आदमी की जेब में फोन है। अब गरीब मतलब थोड़ा सा आप वो करोगे, उसने भी एक 4 पहियों की नहीं, मतलब 2 पहियों की मोटरसाइकिल तो उन्होंने मेंटेन कर ली। मैं इस बात को आपसे इसलिए कह रहा हूँ, मैं जब 10 साल का था, मुझे क्योंकि फोन नहीं था, मेरे पे फोन चलाना नहीं आता था, कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। लेकिन आज 2 साल के बच्चे को आप फोन दे दो,
चला लेगा। वो चला लेगा और वो बकायदा यूट्यूब और जिन चीजों में उनका इंटरेस्ट है उसको खोल लेगा, लोग भी खोलना जान जाएगा, देखना भी हो जाएगा और बहुत देर तक उसमें उसका लगाव इतना हो कि उसके सारे वो टिक भी जाएगा। इस बात का उदाहरण मैंने अभी इसलिए आपको दिया जी। कि वो उस समय का समय था, उस समय के उस तरह की राजनीति थी। आज बीजेपी आज सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और तमाम तरह से रणनीतिक बना के जो है लोगों के बीच में रहने की राजनीति है। राजनीति का स्तर बदल गया है। जनता नेता को करीब चाहती है, जनता चाहती है कि जब उनके समस्या नेता उसके लिए बोले, खड़ा रहे। जनता चाहती है कि जो योजनाएं आ रही हैं वो उनका लाभ उनको मिले। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब इतना आज के समय में मतलब सोशल मीडिया का इतना वो आ गया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कि बहुत सारी चीजें जनता जो है ना अब टीवी ना देख के ना टेलीफोन में देखते रहते। जैसे आपका आर्टिकल 19 देख लिया, नेशनल जनमत देख लिया, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहां हमें लगता है कि कुछ मतलब प्रामाणिकता के साथ जो खबर मिलेगी वो प्रामाणिकता के साथ होगी, उसमें ना किसी पार्टी का समर्थन होगा ना विरोध होगा, लेकिन वो सत्य के साथ खबर होगी। तो आज का जो बदलता समय है उसमें बदलती राजनीति की जरूरत है। उस तरह का आपका IT सेल होना चाहिए, उस तरह का आपका सोशल मीडिया सेल होना चाहिए, उस तरह से आपके जो है इवेंट्स होने चाहिए, उस तरह से आपको जनता के बीच परमानेंट रहना चाहिए। मैं उनकी आलोचना नहीं कर सकता क्योंकि उनका अपना दल है और मुझे उन पर टिप्पणी करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि भाई उनकी अपनी राजनीति, उनको जैसा बेहतर लगता है वो वैसा कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। हाँ, मैं इसको कंप्लीट कर दूं। मगर मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, उससे प्राइम मिनिस्टर बन सकता था। अगर लगातार 2012 के बाद उनका डाउनफॉल हुआ, इसके लिए मैं और समाज जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। उसका बड़ा कारण बीमारी के बाद अगर कहें तो नहीं 2006 में मान्यवर चले गए, 2007 में सरकार बनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की। 2012 के बाद जो डाउनफॉल हुआ है उसके लिए उनका नेतृत्व जिम्मेदार है। देखो, अगर मेरी पार्टी में कुछ भी गड़बड़ होगी और मुझे अगर उसकी जानकारी लगी, क्योंकि आती है बातें, आज छोटा सा भी कुछ घटना होती है, कोई बात होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है तो आती है खबरें। तो नेता को सब चीजों पर नजर रखनी चाहिए, नेता की परख बहुत दूर तक होनी चाहिए, नेता को चापलूस लोगों से बचना चाहिए, नेता को जो ऐसे नेता जो दिखावा करते हैं उनसे बचना चाहिए। जो बुनियादी रूप से काम करने वाले पुराने लोग, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने संघर्ष किया, पार्टी उठाने में जिन लोगों को रोल अदा किया, उनके भी भावनाओं का उनका ख्याल रखना चाहिए और उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए। तो कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से वो दल पीछे हुआ, और क्योंकि मैं समझता हूँ कोई भी चीज अस्थायी नहीं है, जिस चीज का निर्माण हुआ है वो ध्वस्त भी होगी। इस तरह से आप ये महसूस करो कि 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, तो इस हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा उन्होंने किस तरह से जो है मेहनत की। नए लोग हैं, बेस वोट के आधार पर बात करें, मैं मतलब भारतीय राजनीति की जाति की सत्यता पर बात करना चाहता हूँ। जैसे आपने भी कहा कि भाई दलितों के आप यूथ आइकन है, मैं काम तो सबके लिए करता हूँ, किसी हर कमजोर के लिए, वो किसी जाति धर्म का हो, लेकिन क्योंकि मेरी जाति व्यवस्था के आधार पर दलित समाज है, तो मुझे लोग पहले दलित नेता एक्सेप्ट करते हैं और दलित नेता के तौर पे मुझे कहा जाता है। मैं कई बार इसका विरोध भी कर देता हूँ। दुख होता है इससे? नहीं, दुख इससे नहीं, दलित मेरी आइडेंटिटी है जाति व्यवस्था के आधार पर, जबकि मैं इंसान हूँ और मैं काम, अब मुझे नहीं पता कि मैं सबका नेता कब कैसे बन पाऊंगा, मुझे नहीं पता भारतीय जाति व्यवस्था में, क्योंकि पैमाना नहीं, कुछ सीढ़ी नहीं है। जिस जाति व्यवस्था के आधार पर जहां पैदा हुए वहीं मरोगे आप अगर दलित पैदा हुए तो आप ब्राह्मण नहीं बन सकते हो। बाबा साहब ने कहा था कि ऐसा मकान है जिसमें सीढ़ी बनी हुई है। ऐसी सीढ़ी है जिसमें जो जिस पैदान पे पैदा होगा उसी पे वहीं पे मरेगा। आपका कर्म प्रधान नहीं है, जाति प्रधान है। तो ये बात मैं आपसे इसलिए वो कर रहा था क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स को देखें, उनके जो राष्ट्रीय लीडर हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। वो जाति व्यवस्था के आधार पे बनिया समुदाय से आते हैं, वैश्य समाज से। उनकी जाति का जो वोट है वो सारा वोट आज के समय में 99% वोट बीजेपी के साथ। वो राजनीति कैसे कर रहे हैं, उनकी राजनीति कैसे कामयाब हो रही है? वो राजनीति में दम लगा रहे हैं, स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तमाम तरह के बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मैं किसी की बड़ाई और किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमें सीखना चाहिए। आरएसएस को 1925 से लेकर अब तक आने में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बहुत समय लगा, पहले 99 और अब 2014 और 2019 उन्होंने मेहनत की। तो चंद्रशेखर के पास नई राजनीति के लिए नया नजरिया क्या है? हाँ, नजरिया देखो, मैं समझता हूँ पिछले जिन उद्देश्यों को लेकर पिछला आंदोलन चला, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, कि सामाजिक आधार पर जो गैर बराबरी वो खत्म हो और आर्थिक जो गैर बराबरी है कि एक 10% पूंजी पे 90% लोग सर्वाइव कर रहे हैं और 90% पूंजी पे 10% लोग आनंद ले रहे हैं। तो ये जो आर्थिक गैर बराबरी है, एक आदमी को खाने के लिए रोटी भी नहीं है,
पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, सर पे छत भी नहीं है, पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है। एक का कुत्ता भी जो है बिस्लेरी में नहा रहा है, एक का कुत्ता भी एसी में सो रहा है, एक जो है, एक के यहाँ जो है सूखी रोटी भी नहीं है, कोई सीवर में मर जा रहा है और कोई जो है छत पे स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं। तो ये जो आर्थिक गैर बराबरी, देश आजाद हुआ नवीन भाई, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले हम मुगलों के गुलाम रहे, उससे पहले और जो शासक हैं हम उनके गुलाम रहे। लेकिन आप ये बताओ, 14 अगस्त 1947 को जो आर्थिक स्थिति मेरे बड़े लोगों की रही होगी, 15 अगस्त 1947 को आजादी के अगले दिन बाद भी तो वही रही ना। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। क्या इस देश की धन, धरती, राजपाट में, उद्योग में कोई बंटवारा हुआ? जिन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं थे, क्योंकि जाति व्यवस्था थी, मनुस्मृति जैसे कानून थे, उनके आधार पर भेदभाव था, तो क्या जिनको जो बिल्कुल हाशिए पे गिराए गए लोग थे, जिनको बुनियादी अधिकार भी नहीं थे? क्योंकि इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, आजादी के दरमियान ही, गुलामी के दरमियान ही बाबा साहब अम्बेडकर ने महाट सत्याग्रह किया, तालाब से पीने के लिए अधिकार मिल जाए पानी का। कालाराम मंदिर आंदोलन किया कि मंदिर में जाने का अधिकार मिल जाए। आप समझो कि जिनको तालाब में, गंदे तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, उनको क्या मिला आजादी के तत्कालिक बाद कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं? एक बैसाखी के तौर पे एक आरक्षण मिला, 2% सरकारी नौकरियां है, 98% प्राइवेट सेक्टर है। उन 2% नौकरियों में 49% शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोगों को आरक्षण मिला, और इससे कितना समाज तैयार हो पाया? तो जिन पे ये सब अधिक सुविधाएं नहीं है, उनको सुविधाएं कैसे मिलेगी? इसलिए लोकतंत्र आया था कि इन लोगों को भी सरकार, लोकतंत्र के जरिए बुनियादी सुविधाएं और अवसर की समानता का जो अधिकार संविधान देता है, उसके जरिए इनको आगे बढ़ाया जाए। देश का इतना बड़ा हिस्सा जमीन पे है, तो देश कैसे ताकतवर हो जाएगा? तो मैं आज के समय में समझता हूँ कि जो मंडल की राजनीति है, हिस्सेदारी की, अधिकार की, समता समानता बंधुत्व भाईचारे की जो राजनीति है, जब वो बनेगी और बहुजन समाज में एकजुटता आएगी, इसी सवाल पर आ रहा है, तब जाके कि राजनीति कामयाब होगी। अब 2024 आ गया है, बड़ी सीधी सी बात है और सीधा सा सवाल है। पहला सवाल तो यह है जिसका संक्षेप में जवाब चाहता हूं, आपको लगता है नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जा सकता है। हमने कर्नाटका में देखा, नेता नहीं हरा सकता है कोई, जनता हरा सकती है। कहते हैं कि स्टेट में तो चलिए चल जाता है, लेकिन जब देश की बारी आती है तो नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं। क्यों कहते हैं विकल्प नहीं? लोग कहते हैं। कौन कहता है विकल्प नहीं? क्योंकि मैं राजनीतिक दल चला रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर विपक्ष मजबूत गठबंधन करे और सबके अंदर से ये निकले, जब आज की परिस्थिति हम समझ रहे हैं कि आज की परिस्थिति ऐसी है कि देश बचेगा ही नहीं, सरकारी इंस्टीट्यूशन बचेंगे ही नहीं, संविधान बचेगा ही नहीं, आगे लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, तो फिर हम अपनी मैं कहाँ लेके बैठे हैं कि मुझे बनना है, मुझे बनना है? सबको पीछे हटके और मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। आपको लगता है 24 में सब साथ आ जाएंगे? प्रयास तो कर सकते हैं, मैं खुद प्रयास करूंगा। आप किसी भी गठबंधन का हिस्सा होने के लिए तैयार हैं? उस स्तर पे, जैसे मैंने फिर कहा कि बात अगर बीजेपी को हराने की और संविधान को रक्षा करने की है, तो मैं उस गठबंधन का हिस्सा हो सकता हूँ। लेकिन जो हमारी सिद्धांत है उसे समझौता ना किए बिना, और जो बुनियादी अवसर और अधिकार हमारे लोगों को मिलना चाहिए, अगर उनकी रक्षा सुरक्षा होती है, हमारे साथ, हमारे हिस्सेदारी के साथ मजाक नहीं होता है, इन समाजों के सशक्तिकरण के साथ, सुरक्षा के साथ मजाक नहीं होता है, इनका ध्यान रखा जाता है, तो हम किसी भी गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। लोग कहते हैं चंद्रशेखर बहुत महत्वाकांक्षी हैं, एम्बिशियस है। क्या महत्वाकांक्षी होना बुरा है? आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ। मैं तो आप ये बताओ कि कौन सी महत्वाकांक्षा आपको बड़ी लगी? मेरी तो छोटी सी महत्वाकांक्षा ये है कि माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो। इस देश की कुर्सी पे कोई बहुजन समाज का व्यक्ति बैठे जो अम्बेडकराइट हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजीज को फिलफुल करता हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही जगह पहुंच गए। मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि ये आपके साथी और समर्थक भी कहते हैं कि चंदू बहुत जल्दी में है, उनको इंतजार करना चाहिए था मायावती जी की हरी झंडी का, और उस जगह तक पहुंचने के लिए थोड़ा सब्र रखना चाहिए था। जो मेरी स्पीड बड़ी अच्छी है, तो मैं काहे को सब्र करूं भाई? अभी वंदे भारत जिस सफर को जो है 2 घंटे में पूरा कर ले रही है, अगर पिछली लोकल ट्रेन उसको नहीं कर पा रही 4 घंटे, तो मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इंतजार करूं? और क्यों इंतजार करूं जब मेरे अंदर जो है, मुझे उम्मीद है कि हम लोग ये कर सकते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र है ये राजतंत्र नहीं कि रानी या राजा परमिशन देगा तब आप कुछ कर पाओगे। ये लोकतंत्र है। मैंने बहुत भरसक प्रयास किए, उनसे हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें की, बुआ भी कहते थे, सब कहा, आज भी कहता हूँ, सम्मान करता हूँ, बड़ी है। लेकिन जब उन्होंने मुझे नकार दिया, तो फिर मेरे जैसे नौजवान पे ये
की जिम्मेदारी बैठती है, इतिहास में लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा कि क्या उसने हार मानी या उसने कुछ करके दिखाया। मान्यवर काशीराम साहब को ऐसे निराश करके भेज दिया महाराष्ट्र के लोगों ने, ये कह के कि तुम कल के लड़के, तुमसे थोड़ा ही पूछेंगे, या तुमसे तुम्हारे प्रति जवाब दे थोड़ा ही है। तो उन्होंने दिल्ली में आके पहला चुनाव लड़ा, आपको पता है, अपने पैसे से। वो चुनाव था कारपोरेशन का, 25 मेंबर लड़ाए, 25 के 25 जमानत जब्त हुई। तो क्या काशीराम साहब को हार के रुक जाना चाहिए था, बैठ जाना चाहिए था? लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति नहीं पैदा होगी? कैसे? आप भी उसी वोट बैंक पर दावेदारी कर रहे हैं जो मान्यवर और उनकी लेगेसी के लोग करते रहे, और दूसरी तरफ से भी उसी पर दावेदारी है। और नहीं, उनकी दावेदारी तो बड़ी है, सर्जन की दावेदारी। हाँ, बड़ी है, उनकी सर्जन की दावेदारी है। फिर आप कैसे बदलाव ला पाएंगे? आप सोचो फिर, मैंने आपको बीच में उदाहरण दिया था, मुझे पता था कि आप एक सीनियर साथी हो, इस सवाल पे मुझे लेके आओगे जरूर। मैंने अरविंद केजरीवाल जी का उदाहरण इसलिए दिया, इसलिए मैं और साफ कर देता हूं कि वो सब आपने कह ही दिया कि सर्वजन पर आ गए और तिलक तराजू से होते होते वो तिलक पर ही रह गया। तो एक बड़ी विचित्र स्थिति, कहीं नहीं रहे। बेसिक वो आज की परिस्थितियों में सुटेबल अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रही है, मैं नहीं समझता कि किस तरह का कोई उनके ऊपर दबाव हो सकता है, जबकि वो आयरन लेडी दबाव लेती नहीं है, लेकिन हो सकता है कई तरह के उनके ऊपर दबाव। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, अभी एक सुखबुआहट हुई, खबर आई कि कांग्रेस और बीएसपी में अलायंस हो सकता है, लेकिन अगले दिन हमने अखबार में पढ़ा, सुबह इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था कि मायावती जी ने जो है अपनी सरकार में अपने भाई और अपनी भाभी को 261 फ्लैट जो है 40% की छूट पे दिए, 8,800 कुछ करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, वो फाइल खुल गई। अचानक से नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं? तो सरकार लगी हुई है, बैठी हुई है। जो बात आप कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल, आप मुझसे कह रहे हैं कि उसी पे मैं कर रहा हूँ, कंफ्यूजन होगा। अरविंद केजरीवाल का बेस वोट तो उनके साथ नहीं है, वो कैसे राजनीति में कामयाब होगी? आप मुरीद हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं, मैं मान्यवर काशीराम साहब को लीडर मानता हूँ, मैं चौधरी चरण सिंह जी को लीडर मानता हूँ, मैं महामना रामसू वर्मा जी को लीडर मानता हूँ, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जनरल कपूर ठाकुर जी को लीडर मानता हूँ, मैं लालू जी को भी लीडर मानता हूँ। वो लोग जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने सिद्धांतों के आगे समझौता नहीं किया, जिन्होंने जेल जाना स्वीकार किया, बड़े राष्ट्रपति तक का पद छोड़ दिया, लेकिन अपने समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए वो लड़ते रहे। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, आज की राजनीति में हमें, आपने मुझसे पूछा ना कि कंफ्यूजन होगा, तो आप ये बताओ कैसे कंफ्यूजन? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब केजरीवाल जी कामयाब हो सकते हैं और ये कहा जाता है कि अपर कास्ट का 15% वोट है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार, तो चंद्रशेखर आजाद कामयाब क्यों नहीं हो सकता? आप अच्छा, आप नौजवान लोगों का हौसला तोड़ना चाहते हो कि वो नौजवान लोग यही सोच के बैठे रहे कि भाई हम कर नहीं सकते हैं? मैं साबित करूंगा आने वाले समय। अभी हमारी राजनीति को जुमा 3 साल हुए हैं, पिछले आंदोलन को तैयार होने में 20 साल लगे थे भाई। और काशीराम साहब ने बहुत संघर्ष किया, बहुत सारे लोगों ने, तब जाके मेरे आज भी याद है, हमारे जो सीटें जनरल सीटों पे भी रिजर्व प्रत्याशी, शेड्यूल कास्ट का प्रत्याशी जीता हमारे जिले की, उसमें जब पहली बार चुनाव हुआ 400 450 वोट मिले थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बड़ी चर्चा है, क्या सोचते हैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? बातचीत चल रही है पार्टी में, पार्टी जल्द उस पर अपना स्टैंड क्लियर करेगी, क्योंकि ये पार्टी का इशू है और पार्टी इस पे जो है 9 तारीख को पार्टी की मीटिंग है। तो हमारी पार्टी में शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के, शेड्यूल ट्राइब की लीडरशिप है, और हम क्योंकि इसमें बड़ी झटपटाहट है अभी, क्योंकि अभी आया भी नहीं है कि बीजेपी क्या लेके आने वाली, ये इनका चुनावी एजेंडा है या उनके इसके पीछे कुछ सार्थकता है, या फिर वो उसको 2024 के इलेक्शन का कोई रोड मैप बना रही है। तो अभी 9 तारीख में पार्टी मीटिंग है, उसमें इस पर चर्चा होगी, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यू जो है हम उसके साथ खड़े होंगे। और मैं स्पष्ट कर दूं, ये मेरा जो संकल्प है कि किसी भी कमजोर के साथ हम लोग अन्याय नहीं होने देंगे। ये बात सरकार के लोग बहुत अच्छी तरह से आप सवर्ण विरोधी हैं? कैसे? पूछ रहा हूँ आपसे। ना, कैसे? लोग कहते हैं आपके खिलाफ नारेबाजी हुई, जब आपको गोली लगी उसके बाद मोर्चेबंदी हुई, कुछ सभाओं ने विरोध किया इस आधार पर, और आपकी पार्टी को बैन करने की मांग उठाई। नहीं, अगर कुछ चंद लोग कुछ भी बोलने लग जाएं तो क्या हमें ये अपना जो है ये नैरेटिव बना लेना चाहिए कि कोई किसका विरोधी है? मैं क्यों सवर्णों का विरोधी होने लगा? मेरी तो उनकी कोई लड़ाई नहीं, मैं तो लड़ रहा हूँ इन कमजोर वर्गों के लिए, जिनकी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, उनसे मेरा क्या विरोध होगा? देखो, मैं समझता हूँ कि सवर्ण समाज के पास बहुत सारी लीडरशिप है, उनके पास बीजेपी है, उनके पास कांग्रेस है, उनके पास लेफ्ट है,
उनके पास और अन्य पार्टियां, उनके पास अब आम आदमी पार्टी नाम की राष्ट्रीय पार्टी है, तो उनको उनके समाज की स्थिति ऐसी नहीं कि उनके लिए मुझे काम करना पड़े। मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ जिनके समाज की स्थिति बहुत बुरी है और जिनको पिछले 75 साल में इंसान भी नहीं माना गया, जिनके पास आज भी रोटी कपड़ा मकान की समस्याएं। और आप ये भी एक बार नोट कर लो कि जब इस देश में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण आया, कोई आंदोलन नहीं हुआ था। लेकिन जब यहाँ गुर्जर समाज के लोग राजस्थान में आंदोलन करते हैं एमबीसी के लिए, तो 75 लोगों की जान जाती है। जब यहाँ जाट समाज के लोग हरियाणा में आरक्षण की मांग करते हैं तो हजारों लोग जेल जाते हैं, गोलीबारी होती है। देता हूँ मध्य प्रदेश में हाँ, अभी एक आदिवासी के माथे पर पेशाब किया गया है। ये बीजेपी का चरित्र है, ये उनका चरित्र है। तो कह रहे हैं कि हमने पैर धोया, प्रणाम किया, पौधा लगवाया, चुनाव नजदीक माफी है, भी मांगी। चुनाव नजदीक है, धोने पड़ेंगे। आप क्या धो रहे हो? आपके प्राइम मिनिस्टर धोते हैं चुनाव के समय, लेकिन चुनाव के बाद इन्हीं की बच्चों की खाल तारते हो आप लोग। आपको नहीं पता अभी एक आदिवासी बच्ची के साथ क्या हुआ वहां? उसके पूरे नेमावर में उसके पूरे परिवार को ताकतवर लोगों ने मार के, रेप करके मार के, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था, उसको जमीन में गाड़ दिया। और फिर सरकार न्याय नहीं दे रही थी। जब हम लोगों ने जाके आंदोलन किया, फिर वो जांच आगे बढ़ी और वो निकाले गए परिवार वहां। उसमें से एक बच्ची भारती जो है जिंदा है, उसका भाई, और वो रोती रही, चिल्लाती रही, सीबीआई जांच की मांग करते, यात्रा कर गए भोपाल तक, तब भी नहीं मुख्यमंत्री ने सुना। फिर हम लोग लगे, हमने मेहनत की और उस बच्चे ने आत्मविश्वास, तब जाके, तब तो उनके पैर नहीं धोए भारती के मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री जी कितने बड़े एक्टर हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग वो करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, यही वो मुख्यमंत्री है ना जब पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ पंचायत चुनाव में आरक्षण पे जो कुठाराघात हुआ, यही मुख्यमंत्री है ना? इन्होंने क्या किया? आपने जब 27% आरक्षण जो है कांग्रेस की सरकार ने वहां जो है पिछड़े वर्ग को देने का काम किया, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट में भी हाफ है, वो मिलना 52 चाहिए था, मिला 27 है, तब उन्होंने जो है उसमें रोड अटकाने का काम किया। यही इन्हीं सरकार की बात कर रहे हो। आज जो 69,000 शिक्षक भर्ती, हाँ बिल्कुल सही जगह आए आप। 69,000 शिक्षक भर्ती में वो भी धोएंगे पैर, पैर धोएंगे नहीं, पैर जो है, पैर उसको सर पे भी रखेंगे, अभी चुनाव आने दो आप। योगी आदित्यनाथ, हाँ। आप फिर याद सुनो, वो बहुत बहुत ज्यादा जो है ना धार्मिक व्यक्ति है। मैंने देखा कि जब नवरात्रे आते हैं ना, वो बच्चों के पैर धोते हैं। और उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के इशारे पे हाथरस में एक बच्ची को कचरे की तरह पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है और एक शब्द नहीं कह पाते मुख्यमंत्री। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे घोटाला होता है। चुनाव करीब, हमने 4 दिन आंदोलन किया। और फिर सुनिए आप, जो पैर धोने वाले मुख्यमंत्री, उनके बारे में सुनिए कि वो जो बच्चा पिछड़े वर्ग की जाती थी बीजेपी कार्यालय पर, उनके हाथ तोड़ दिए मुख्यमंत्री के इशारे पे, लाठियां बजा बजा के उनके कपड़े फाड़ दिए। वो रोते चिल्लाती है, मैंने मुझसे देखा नहीं गया, मैं गया। 4 दिन हम उनके आंदोलन में डट रहे। इन्होंने वादा किया, बाद में 6800 वैकेंसियां दी, फिर कोर्ट के जरिए उसको लटका दिया। तो इन मुख्यमंत्री की बात करें, यही मुख्यमंत्री जिनके शासन में एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर खुलेआम गोले चल जाते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, उन्हीं की बात कर रहे हैं आप। जिनके शासन में कोर्ट में हत्याएं होती है, जिनके शासन में पुलिस कस्टडी में हत्याएं होती है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो तो अपराधियों पर बुलडोजर चलवा देते हैं, पक्का ऐसा वो कहते हैं, और टीवी वाले भी बताते हैं। अब बताइए, टीवी वालों को नौकरी करनी है और अपराधियों पे बुलडोजर वो जाति धर्म देख के चलाते हैं। चंद्रशेखर, एक बड़ा जरूरी सवाल, अब 24 सामने है, ठीक है। 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर अपनी भूमिका क्या और कहां देखते हैं? देखो, मेरे कंधे पे नवीन भाई जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को अदा करूंगा। आप एक पार्टी चला रहे हो और अब नहीं, उसके साथ साथ मैं इस देश का नागरिक भी हूँ, उसके साथ साथ भारतीय संविधान का रक्षक भी हूँ, उसके साथ साथ जो लोकतंत्र की, जो जिन शहीदों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, मैं उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाला भी हूँ। इस देश में जो मानवतावादी राज की सोच की जिन महापुरुषों की, मैं उनका ध्वजावाहक भी हूँ। तो इसलिए मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। मुझे कोई बनने में इंटरेस्ट नहीं। पार्टी लड़ाएगी तो लड़ूंगा, बड़ी पार्टी है, हम लोग छोटे, मैं तो पार्टी। हालांकि ये सवाल थोड़ा जल्दी है। बहुत मेहनत करूंगा उन वर्गों को, किसान हो, कामगार हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, जिन्होंने अन्याय सहा है, इस बात के साथ सहमत करने में कि वो हमारे साथ खड़े हो जाएं और इस बार बीजेपी की जो सरकार है तानाशाही की, उसको ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा कोई तानाशाही करने के बारे में कभी भी सोचे ना। अच्छा, और भारत के लोकतंत्र और संविधान से खिलवाड़ करने के बारे में भी ना सोचे। एक काल्पनिक सवाल है, फिलहाल काल्पनिक ही है, 2 महीने के बाद वो व्यावहारिक हो जाएगा, कि कितनी सीटें मिल जाएं
आपकी पार्टी को, तो आप सम्मानजनक स्थिति मानेंगे किसी भी गठबंधन में जाने के लिए? देखिए, मैं पार्टी में वर्कर हूँ, मालिक नहीं। हमारे यहाँ कोर कमेटी और हर चीज़ पे डिस्कशन होता है। जैसे मैंने आपको यूसीसी पे भी कहा कि 9 तारीख में हमारे यहाँ डिस्कशन है। मैं चाहता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि हम उस बात के साथ प्रभावित करने में तैयार सहमत हो जाएंगे। और मेरे पास वीटो पावर, फिर भी मैं अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है उसको बड़ा मानता हूँ। बाहर बहुत चर्चा है कि आप कोई शक्ति प्रदर्शन जैसी चीज करने वाले हैं। नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं, मैं हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना चाहता। मगर नहीं, मेरे मैं मन में हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे तो मेरे लोकतांत्रिक पुल की हाँ, बात कर रहा हूँ। तो मेरे मन में टीस तो है हम्म, कि मेरी सुरक्षा हो जाएगी, मुझे सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन जो आम के सड़क पे जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का वर्कर अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, सामंतियों के खिलाफ लड़ रहा है, पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ रहा है, उसकी सुरक्षा रक्षा कैसे होगी? तो इसलिए मुझे चिंता है, और इसलिए पार्टी की 9 तारीख मीटिंग है। मुझे लग रहा है जो मेरे मन में इच्छा है, पार्टी अगर उसके साथ खड़ी हुई तो इसी महीने में हम जवाब देंगे लोकतांत्रिक। इच्छा की बात की, आपके मन में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये राजनीतिक लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? कौन सी जो राजनीतिक लड़ाई? आप पार्टी चला रहे हैं, चुनाव में तो जाना चाहते हैं। क्यों नहीं, हमारी पार्टी में और बहुत सारे लोग हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हमारे यहाँ रविंद्र भाटी जी हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हमारे यहाँ हिमांशु वाल्मीकि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हमारे यहाँ चौधरी अमर सिंह पटेल है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हमारे यहाँ विनय सिंह है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कमल बालाजी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हमारी पार्टी जब आगे बढ़ेगी, बहुत सारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं हमारे पास। हमारे पास और जो निजाम चौधरी हमारे पे दावेदार है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बन सकते हैं। एक जरूरी सवाल है चंद्रशेखर जी, और वो ये कि इस बात की गारंटी कैसे होगी कि कल आप अपने हाथ में त्रिशूल नहीं उठा लेंगे, आप उन जातियों का सम्मेलन नहीं करने लगेंगे जिनके खिलाफ राजनीति की यात्रा शुरू की? गारंटी तो एक दिन की नहीं होती है, लेकिन मैं वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूँ। और आदमी जिस काम के लिए सब चीजें करता है, उस बात से ऊपर उठ के मैं यहाँ अपना दल चला रहा हूँ। अगर मुझे इसी सार्थकता के साथ जाना होता और इन वर्गों के हितों से अलग कोई और अन्य, मुझे जो है इन विचारों से अलग कोई लड़ाई लड़नी होती, तो मैं अपना दल नहीं बनाता। चंद्रशेखर, मैं अपना दल नहीं बनाता, और मैं किसी भी दल में शामिल होकर एमपी एमएलए बनने के लिए उस दल में काम करता, और मेरे जैसा व्यक्ति बहुत जल्द एमपी एमएलए बन जाता। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों की आप राजनीति कर रहे हैं, वहां मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। तो जिस तरीके से टेलीविजन और अखबारों का रवैया है, उसमें आपको लगता है कि मीडिया का साथ आपको मिलेगा और वो आपको आपकी सोच को, आपकी वैचारिकी को, विचारधारा को कहीं से भी बहुत सहिष्णुता के साथ स्वीकार करने को या उसको सामने रखने को तैयार होंगे? और नहीं तो फिर रोड मैप क्या है? जिनके लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ, उनके राजनीति को कैसे कामयाब करना, ये मैंने माननीय काशीराम साहब से सीखा है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की। हमारे पास ऑडियंस है, वो 10 रैली नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम 11वीं रैली इतनी बड़ी करेंगे कि उनकी मजबूरी हो जाएगी, चाहे वो 2 मिनट की दिखाएं। और बाकी हम पे सोशल मीडिया है। मैंने माननीय काशीराम साहब से एक चीज सीखी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे कि किसी का मीडिया उनको दिखाएगा। उन्होंने अपना अखबार बनाया, उन्होंने अपनी मैगजीन निकाली, उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, कि जिससे वो, क्योंकि उनका मीडिया क्या लिखेगा, उनका मीडिया क्या दिखाएगा, ये वो तय करेंगे, उनका मालिक तय करेगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये हमारा मीडिया दिखाएगा। इसलिए बहुत जल्द मैं अपना अखबार और मैगजीन भी जो है चालू करूंगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि हमारा अखबार और मैगजीन अंतिम बहुजन समाज के घर तक जाए। हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बच्ची, हमारा बच्चा, हमारा बुजुर्ग हमारी इच्छाओं को, हमारे सपनों को, हमारे संघर्ष को जान पाए। और अगर वो उससे सहमत हो जाता, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन इस देश में बहुजन जो है समाज का राज आएगा, और ये राष्ट्र कमजोर, शोषितों, वंचितों के लिए सबसे अवसर का राष्ट्र बनेगा। इस राष्ट्र की, एक ऐसा राष्ट्र जिसको बहुजन राष्ट्र कहते हैं, पूरी दुनिया में जो है ये बात जाएगी। अगर कहीं शोषित वंचित वर्गों ने क्रांति करके अपने हाथ में सत्ता ली, तो वो भारत है। चंद्रशेखर, एक आखिरी सवाल है, आपको लगता है आपके ऊपर जो हमला हुआ है उसमें बीजेपी या संघ परिवार के लोगों का हाथ है? आप इसको कितनी बड़ी घटना मानते हैं कि एक 27-28 स्टेट में चलाने, संगठन चलाने वाले मुखिया पे की हत्या करने का? तो आपने देखा कि किसी बीजेपी के किसी बड़े नेता ने, संघ के किसी बड़े नेता ने इस पे आपत्ति जाहिर की, दुख जाहिर किया, सरकार से कोई सवाल पूछा? अगर उनका विरोध नहीं है तो उनका समर्थन ही है, क्योंकि लोकतंत्र में चुप्पी भी एक तरह का समर्थन होता है। जो लोग चुप हैं
वो इस हमले को सही हमला मान रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि हम सही दिशा में हैं। जब आपके विरोधी बौखलाहट में इस हैसियत पे उतर आए कि वो आपकी हत्या करने का प्रयास करें, क्योंकि नवीन भाई, ना मुझे सीबीआई डरा सकती, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना मुकदमे, ना जेल। मैं तो जेल को अपना घर मानता हूं और हर दिन ये तय करके चलता हूं कि मेरा आखिरी दिन है। तो मुझे रोकने के लिए मेरी हत्या की जा सकती है, इसलिए। मगर ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि विरोधी इस गलतफहमी ना रहे कि एक चंद्रशेखर मर जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पे सैकड़ों लोग, सीनियर लोगों की लीडरशिप है। एक चंद्रशेखर मरेगा, दूसरा चंद्रशेखर कल तैयार होगा। इस चंद्रशेखर की हत्या करोगे तो कल दूसरा चंद्रशेखर तैयार खड़ा, और इस चंद्रशेखर का खून जो है वो खाली नहीं जाएगा, वो जया नहीं जाएगा। आप कांग्रेस के नेतृत्व को एक एक स्वीकार मेरे करें? लहू का एक एक कतरा जो है इस बार पड़ा तो सरकार की नींव हिली, और दोबारा अगर मेरा खून बहेगा, अब आप मेरी बात को याद रखना, तो इस सरकार की ताबूत में आखिरी कील जो है ना हमारे लोग ठोकने का काम करेंगे, और मुझ पे जो गोली चली है उसका जवाब मेरे लोग आने वाले समय में देंगे। आप मेरी बात को आप याद कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार हैं? रखना। मैं तो अपने महापुरुषों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं तो खुद नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं किसी का नेतृत्व क्यों स्वीकार करूंगा। अंतिम सवाल, क्योंकि अंधेरा होने लगा है तो हम लोगों को थोड़ा संक्षेप अब अंत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो लोग भी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि इस देश में समता, न्याय, बंधुत्व का राज होना चाहिए, संविधान का राज होना चाहिए, आदमी और आदमी की बराबरी होनी चाहिए, स्त्री और पुरुष बराबर होने चाहिए, उस तबके को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत निराशा का माहौल है और अब राजनीतिक चेतना की जरूरत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप कि कैसे लड़ाई लड़ी जाए, और आप अपने नजरिए से क्या सोचते हैं? देखिए, हर व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा। अगर हमें लोकतंत्र बचाना है, अगर हमें संविधान बचाना है, अगर हमें देश की उम्मीदों को जिंदा रखना है, हमें देश को मजबूत बना के रखना है, अगर हमें नौकरियों को बचाना है, रोजगार को बचाना है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, उनमें जो डर पैदा होगा उनको सुरक्षित रखना है, जुडिशरी को सुरक्षित रखना है, तो हर व्यक्ति को अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। और मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसे ये अंधेरा आपने कहा छाने वाला, जी, इस अंधेरे से घबराए ना, क्योंकि हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। निश्चित तौर पर। अंधेरा आता है तो उसके कुछ देर बाद रोशनी भी आती है। रोशनी किरण आपके पास है कि आपके पास लड़ने वाले लोग कहते हैं। भी हैं कि रात घनेरी हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि उजाला आने ही वाला है। हाँ, तो उजाला आएगा, और ये घनघोर रात है, चारों तरफ अंधेरा है। आप देखना कि हम लोग ऐसी ज्योति जलाएंगे संघर्ष से कि उजाला हो जाएगा, और वो नाउम्मीद ना हो, उनके सपने पूरे होंगे और देश जिंदा रहेगा। क्योंकि मुझसे और सबसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम प्रथम और अंतिम भारतीय, देश की सुरक्षा के लिए जितना समर्पण हमें, इतना शायद ही किसी और में। तो ये चंद्रशेखर है, इनका हौसला आप देख रहे हैं, गोली लगने के बावजूद इतनी देर बैठे रहे, हमसे बात की, और आपको लगा नहीं होगा कि कहीं से भी ये डरे हुए हैं या घबराए हुए हैं या अपना रास्ता बदलने को राजी हैं। ऐसी बहुत सारी आवाजों की जरूरत है इस मुल्क को, ऐसी आवाजों को बचाए जाने की जरूरत है, ऐसी सोच को आगे ले जाए जाने की जरूरत है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चंद्रशेखर, आगे की यात्रा के लिए। और आपने बड़ी खूबसूरत बात कही जिसका मैं इंतजार कर रहा था, बहुत सारे लोगों से बात की, आप अखबार शुरू करेंगे और आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा कि आप टेलीविजन का चैनल शुरू करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा शुरू करें। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत जब उस तरह के शुभकामनाएं। अवसर नवीन और भाई हम लोगों की जैसी भी जरूरत पड़ेगी, हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। बड़ा लंबा अनुभव है आपके पास। और मैं आप कहना चाहता हूं कि आपका गांव बहुत खूबसूरत है, तो मैं कहूंगा कि गांव दिखाइए चंद्रशेखर का, पीछे अगर अब आप इसको गांव नहीं कह सकते, ये कस्बा हो गया। हाँ, और यहाँ कस्बा हो चेयरमैन गया, हमारा चेयरमैन जीता है। तो ये बहुत हाँ, प्यारी सी आपने जगह जो है। शुरू में बताया ना, जी। दो मंदिर के बीच में एक मस्जिद है। अच्छा, तो अगर ये आप बड़ी इसको देख पाएंगे, हाँ, नहीं, तो मैं उसके देख पा रहा पीछे हूँ। भी एक और मंदिर है। हाँ, दिख रहा पीछे तो भी एक मंदिर दो मंदिर, यानी कि अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उसकी सुरक्षा में जो है ना, दो मजबूत कंधे भी हैं। क्या बात है। तो मैं आपसे ये आखिरी बात के तौर पे कहना चाहता जी। हूँ, आपका अनुभव बहुत है, आपने बहुत लंबे समय तक काम किया है। मैं माननीय काशीराम साहब से बात सीखी। उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन चलते तो बहुत हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। क्यों कामयाब इसलिए नहीं होते कि उनके पीछे जो सहारा देने वाला होता है, एक समय पे आके वो सहारा खींच लेता है जब वो उनके इशारे पे काम नहीं करते, तो फिर आंदोलन वहीं कहीं खत्म हो जाता है। इसलिए हमें इस बात से सीख लेके अपने सहारे पे खड़ा होना पड़ेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन
साथियों से कहूंगा जो इस विचारधारा से सहमत हैं और जो चाहते हैं इस देश में नाइंसाफी का ये राज खत्म हो, लोकतांत्रिक ये राज खत्म हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो, संविधान के द्वारा ये देश जिस तरह चलता है चले और हम लोग एक विविधता में एकता के साथ खड़े रहें, तो वो लोग ऐसी बहुत सारी आवाजें जो देश भर में उनको संगठित करें और अपना जो है कहीं ना कहीं अपना योगदान भी उसमें दें, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से दें, मीडिया के प्लेटफॉर्म से दें, आर्थिक रूप से दें, सामाजिक रूप से दें, और कोई उनके पास अनुभव हो उसके तौर पर दें, लेकिन दें। और याद रखें कि देश हमारा, इसकी सुरक्षा करना अंतिम व्यक्ति की जिम्मेदारी। क्या बात है। तो आर्टिकल 19 को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चंदू, और आप जल्दी सेहतमंद हों और आप लौटें सामाजिक जीवन में। और मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा कि कभी भी बोलना मत बंद कीजिएगा, क्योंकि बोलने से बदलती है दुनिया। ये तभी बंद होगा जब मेरी सांस रुक जाएगी। नहीं नहीं, उससे पहले तो मैं बोलता रहूंगा। आपकी लंबी उम्र के लिए बहुत सारे लोग दुआ में हैं। धन्यवाद। आपके लिए भी मंगल कामना, आर्टिकल 19 के लिए भी मंगल कामना। बहुत बहुत शुक्रिया।